नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनमू के फैक्ट पर। आज हम एक ऐसे बहुचर्चित केस की बात करने वाले हैं जिसमें पुलिस और प्रशासन पूरे 15 साल तक उलझे रहे। लेकिन जब इस केस का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। इस केस में पुलिस की कड़ी मेहनत और रणनीति ने अपराधी को ये कहने पर मजबूर कर दिया, आपने मुझे आखिर ढूंढा कैसे। तो चलिए जानते हैं सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी विस्तार से। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले के कृष्णा के फोन की घंटी बजती है। फोन पर उनके दामाद तरुण कुमार जिनराज थे, जो रोते हुए कह रहे थे कि उनके घर में लूटपाट हुई है और इस दौरान उनकी बेटी सजनी की हत्या कर दी गई है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही के कृष्णा अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ तरुण के घर पहुंचते हैं। वहां का दृश्य बेहद दर्दनाक था। पूरा घर अस्त व्यस्त था और फ्लोर पर उनकी बेटी सजनी की लाश पड़ी हुई थी। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था और बगल में तरुण दहाड़े मारकर रो रहे थे। सजनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को भी घटना की जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहली नजर में यह मामला लूटपाट के दौरान हत्या का लग रहा था। फिर भी पुलिस ने हर छोटी से छोटी बात की गहराई से जांच की। घटनास्थल पर मौजूद खोजी कुत्ता बार बार तरुण पर भौंक रहा था। इससे शक पैदा हुआ कि कहीं इस हत्या में तरुण का ही हाथ तो नहीं। हालांकि तरुण के रोने और मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उस वक्त ज्यादा दबाव नहीं डाला। अगले दिन यानी 15 फरवरी 2003 तरुण अचानक लापता हो गए। पुलिस ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब शक गहराने लगा कि तरुण ही इस हत्या में शामिल हैं। सजनी के माता पिता ने तरुण पर हत्या का मामला दर्ज करवाया। साल 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, लेकिन पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला। 2006 में सजनी के पिता इंसाफ की गुहार लगाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। कई कोशिशों के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला। सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात पुलिस को फिर से इस केस की जांच के आदेश दिए। इसके बाद केस की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर शर्मा को सौंपी गई, लेकिन जांच के बावजूद न तो सजनी के कातिलों का पता चला और न ही तरुण का। साल 2012 में इस मामले की जांच डीपी दीनानभद्रन के नेतृत्व में शुरू हुई। सबसे पहले इस केस में शामिल एक शख्स के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है। ये टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसीलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक मोबाइल नंबर और उन नंबरों पर आने जाने वाले कॉल की भी निगरानी की जाती है और सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती हैं। अगले कई महीनों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस दौरान पुलिस लगभग 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी व्यक्ति से नहीं निकलता। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं, खासतौर से तरुण की मां अन्नम्मा और तरुण के भाई के नंबरों पर। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अन्नम्मा के मोबाइल पर भी एक भी ऐसा कॉल नहीं आता जो पुलिस को तरुण तक पहुंचा सके। पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और अपना भेष बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही तरुण की मां अन्नम्मा तक पहुंचते हैं। फिर वे यहां नाटक करके किसी तरह उनके घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगते हैं। पुलिस का टारगेट था कि शायद अन्नम्मा के साथ रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ पता चल सके। पुलिस को यहां बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती, मगर अन्नम्मा के कुछ पड़ोसी जरूर पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दरअसल पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं, तो कुछ पड़ोसी पूछताछ में बताते हैं कि इस बुजुर्ग अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में। ये पुलिस के लिए एक छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद पुलिस अपनी पूरी निगरानी अन्नम्मा पर ही बनाए रखती है। जांच में सामने आता है कि अन्नम्मा बीच बीच में केरल जाती हैं। जब पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी अन्नम्मा पर बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केरल जाने के बाद अन्नम्मा के बेंगलुरु जाने के पीछे की वजह क्या है। इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस अन्नम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है और इस पर आने जाने वाले एक नंबर की डिटेल खंगालनी शुरू कर देती है। कई महीने तक नजर बनाए रखने के बावजूद पुलिस को अन्नम्मा के मोबाइल पर एक भी संदिग्ध नंबर नहीं मिलता। इसके बावजूद पुलिस वाले अन्नम्मा के मोबाइल पर नजर बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की यह मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती है। दरअसल एक दिन अन्नम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है।
जब इस नंबर की डिटेल पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है, जो बेंगलुरु में रहती है। अभी पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से एन्नम्मा के मोबाइल पर फोन आता है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह लैंडलाइन नंबर बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल इंडिया के ऑफिस के इर्द गिर्द खड़ा कर देते हैं। उन्हें ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नजर रखने को कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में देख रहे शख्स जैसा ही एक व्यक्ति उसने इस बिल्डिंग में देखा है। पुलिस वाले जब उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति की डिटेल कंपनी से पता करते हैं तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वह ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव प्रवीण भाटेले हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। ये जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तरुण को इस बात की भनक लग गई तो वह लापता हो सकता है। इसलिए अब तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उसे तरुण कहकर पुकारा था। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वह पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। इससे ये कंफर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति असल में तरुण है, जो प्रवीण भाटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और तुरंत वह तरुण से कहते हैं, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपाया था पुलिस ने उसका पता कर ही लिया, इसलिए वह भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल का जवाब पूछता है, आप मुझे बस इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले हुई सजनी की हत्या के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वह खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों के दबाव में आकर वह बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर 2002 में सजनी से ही शादी कर लेता है। बहुत जल्द वह इस शादी से ऊब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वह उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद वह भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है और अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वह घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में चोरी का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है और उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में भी शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहां से भागने के बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड तरुण को धक्का देकर वहां से यह कहते हुए निकाल देती है, मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के अनुसार इसके बाद वह भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त प्रवीण भाटेले के पास जाता है। प्रवीण भाटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहां आकर तरुण प्रवीण को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और अब उसके पास न घर है, न पैसा और न ही कोई नौकरी। तरुण की हालत देखते हुए प्रवीण उसे अपनी ही एक कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है। यही काम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है। वह धीरे धीरे प्रवीण से काफी नजदीकी बढ़ाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस दौरान वह चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट और कॉलेज सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है। तरुण उन डॉक्यूमेंट में प्रवीण की जगह अपनी फोटो लगाकर खुद को प्रवीण भाटेले के तौर पर स्थापित कर लेता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भाटेले के नाम पर पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट भी बनवा लेता है। कुछ समय तक इधर उधर समय बिताने के बाद 2012 में वह बेंगलुरु चला जाता है। वहां
वह प्रवीण के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है। कंपनी की ओर से उसे 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी भेजा जाता है। हैरानी की बात यह है कि वह ये सब फर्जी दस्तावेज के दम पर करता है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। 2012 में ही प्रवीण तरुण की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद वह निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनाई हुई कहानी सुनकर निशा उसके प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वे बेंगलुरु के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलुरु आते तो वह निशा से कहता था कि वे उसके चाचा और चाची हैं। समय के साथ तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बन जाते हैं। इन सभी खुलासों के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वह जेल में है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है। निशा बताती है कि वह तो इस शख्स को केवल प्रवीण भाटेले के तौर पर जानती थी। तरुण, जो कभी लाखों की नौकरी करता था, अब जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही वह अलग अलग आधार पर जमानत की अपील करता रहा है, लेकिन उसे किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिली है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था तो पूरे देश में जमकर अहमदाबाद पुलिस की प्रशंसा हुई थी। तो दोस्तों, ये था सजनी केस। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर जरूर करें, ताकि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग जागरूक हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही सच्ची घटनाएं इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।